Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन 2011 में पूरी की है और तब से ही ये फर्म अनूप अचिंत एंड एसोसिएट के नाम से हमने स्टार्ट किया है। ये ईस्ट दिल्ली में लोकेटेड है। बचपन के बारे में तो मतलब कि बताने लगे ऐसा लगेगा जैसे ये बनाई हुई स्टोरी है। मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये सोचिए कि फर्स्ट क्लास मैंने अगर जो मैं बात करूँ मैंने बिहार में पास किया है और सेकंड क्लास से यहीं हमारे ऑफिस के पीछे एक स्कूल है गवर्नमेंट का, वहीं से मैंने सारी स्टडी अपनी पूरी की। फिर कॉलेज भी हमने यहीं से किया। और बचपन की जहाँ तक बात रहे कि हम फर्स्ट क्लास में बिहार में पढ़ते थे, वहाँ पर 1 साल के 12 रुपये की फ़ीस लगती थी एग्ज़ाम की। हमारे पास वो भी नहीं थे। तो हमारी माताजी ने हम लोगों में बहुत बड़ा उपकार किया और 50 रुपये का कर्जा लेकर के हम लोग दिल्ली आए थे। 50 रुपये का कर्जा, हमारे पास 50 रुपये नहीं हुआ करते थे। और हमारे पिताजी यहाँ पर रहते थे हालांकि। और वो आप देखते हैं रेहड़ी पटरी देखते हैं, तो एक शॉप होती थी लाल किले में उस समय, जो कपड़े की दुकान होती थी, पुराने कपड़े जो बिकते हैं, वहाँ पर हमारे पापा लेबर का काम करते थे पिताजी। माताजी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पहली दूसरी क्लास थी, लेकिन पिताजी हमारे 1966 के 10वीं पास थे। तो उनको ये पता था कि पढ़ाई से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने हमें जब भी कभी मेरी बात हुई या जितना मुझे याद है बचपन में, तो वो यही कहते थे कि कुछ करो या ना करो, पढ़ना ज़रूरी है। और आप आज देखते ही हैं कि अगर जो कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके पास 8-10 लोगों की टीम है, तो कुछ ना कुछ हमने किया ही होगा। मेरे पिताजी का नाम दुर्भाग्यवश अब वो हमारे साथ नहीं है, श्री सुरेश प्रसाद जी हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, और दूसरी वो शिक्षा देते थे कि कभी ना कर्जा इतना मत लेना कि आप पूरा ना कर पाओ और मर जाओ कर्जा खा करके। तो 2 बातें मुझे लगता है, और उनका कंट्रीब्यूशन तो रहा ही। उनकी उसी बात को याद कर करके हमने पढ़ाई की। माताजी का नाम श्रीमती राज दुलारी देवी, और वो अभी 2018 में हम छोड़ करके चली गई। उनका कंट्रीब्यूशन भी देखिए, उन्होंने हमें ना मेहनत करनी बहुत सिखाई। जब हम गांव से यहाँ पर आए थे, तो गांव की भी एक बात बताऊँ, हमारे घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। जल योजना तो अब स्टार्ट हुआ है पिछले 5 साल में, उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो लोग आप फिल्मों में देखते हैं या डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि राजस्थान में पानी की दिक्कत है। बिहार में बहुत पानी की दिक्कत हुआ करती थी, और गांव में ना कुएँ हुआ करते थे। हैंडपम्प भी सब जगह नहीं अवेलेबल थे, कुएँ। और हमारे घर में हमारे पिताजी के 4 भाई हैं, उनके बच्चे सब वहाँ रहते थे। पिताजी हमारे अकेले यहाँ पर रहते थे, इसलिए क्योंकि गाँव में बहुत व्यवस्था ख़राब थी हमारे घर में, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अकेले यहाँ से कमाते थे, जो भी पैसे 150-200 महीने में कमाते थे वो गाँव भेजते थे। हमारी माताजी अकेली ऐसी मेम्बर थी जो सभी लोगों का, लगभग 8-10 लोगों का पानी कुएं से ला करके दूसरी जगह से, मतलब कि 300-400 मीटर की दूरी पे होगा हमारे घर से, और सबके लिए पानी की व्यवस्था करती थी, चाहे वो नहाने का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाना बनाने का पानी। तो मेहनत पे माताजी ने शुरू से जोर दिया, और वो बात मुझे अभी तक याद है। माँ बाप की तो याद मुझे बहुत आती है। खैर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जब क्लियर किया, उसके बाद 2013 में हमारे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। अब उस समय भी सोचिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही चुना था और सोचा था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। तो मैं प्रैक्टिस में आ गया था फर्स्ट डे से। मैंने कहीं जॉब नहीं की, मैंने कोई किसी तरह की कोई जॉब मैंने नहीं की ज़िंदगी में। तो पहले दिन से ये इसी जगह पर बैठा हूँ, इसी चेयर पर बैठा हूँ। चेयर भी वही है सोचिए आप, और एक हमारे पास प्रिंटर है, वो भी वही है। तो उनकी ये बात यही याद आती है हमें, और लगता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। और तो मैं मतलब वो चीज़ों को ना, मतलब माता पिता की बात होती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। कि ऐसी कोई प्रिपरेशन तो मेरे सामने कुछ हुई नहीं कि आप क्या पूछेंगे और क्या नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत जो है ना, आपको लगन के साथ करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी, कोई बच्चा अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है तो वो नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। फर्स्ट क्लास की जो स्कूलिंग थी मेरी, वो गांव में ही हुई। गांव का जो प्राइमरी स्कूल होता है, अब गांव के में सोचिए प्राइमरी स्कूल भी इस दर्जे का था कि मेरे डेट ऑफ बर्थ का भी कोई प्रूफ नहीं लिया गया
जो हमने बताया, क्योंकि गांव में तो कोई रहते नहीं थे, पिताजी यहाँ रहते थे, तो मैं वैसे ही घर के पास ही के स्कूल था उसमें चले जाता था। टीचर ने पूछा जन्मतिथि बताओ, हमें पता नहीं था, टीचर ने अपना भी जन्मतिथि हमारी लिख दी। फर्स्ट क्लास हमने वहाँ पास की और 14 जनवरी 1988 को हम दिल्ली जब आए 50 रुपये लेकर गए यहाँ पर, तो यहाँ पे MCD स्कूल में एडमिशन कराया मैंने और यहीं से सारी शिक्षा मेरी दिल्ली के ही सरकारी स्कूल से हुई है। एक 5वीं तक की MCD की जो स्कूल होते हैं, नगर निगम का स्कूल होता है उससे, उसके बाद सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 शकरपुर जो हमारे ऑफिस के पीछे ही है। मैंने आपको जैसा बताया कि 3 भाई हैं हम लोग, मैं सबसे छोटा भाई हूँ अपने घर में, और एक हमारी दीदी हैं जो सबसे बड़ी हैं। दीदी का नाम धर्मशीला देवी, जो कि दिल्ली में ही मैरिड हैं और जनकपुरी साइड में रहते हैं। बड़े भाई महेश कुमार, जो ड्राइवर का काम पेशा है उनका। बीच वाले भाई जो हैं मंजले भैया हैं जो हैं, वो अखिलेश कुमार, और वो अभी रिपोर्टर हैं, और वो मैंने बताया भारत सरकार की एक मैगजीन है उसके लिए काम करते हैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राजेश कुमार मेरा नाम है। जब हम 1988 में दिल्ली आए थे तो हमारे पास, आप ये सोच सकते हैं कि आने का किराया नहीं था, 50 रुपये कर्ज लेकर के आए थे। तो हमारी दीदी, बड़ी दीदी और बड़े भाई साहब जो हैं, उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया शायद। बड़े भाई तो खैर उन्होंने एडमिशन लिया स्कूल में, मेरी दीदी ने एडमिशन नहीं लिया, क्या कहते मैं भी एडमिशन ले लूँगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो हमारी दीदी ने एडमिशन नहीं लिया स्कूल में। बड़े भाई जो हमारे बड़े भैया हैं उन्होंने एडमिशन लिया, हमारे बीच वाले भाई सब ने एडमिशन लिया और मैंने एडमिशन लिया। हालांकि मुझे उस समय तो उतना होश नहीं है कि एडमिशन हम लेने गए थे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था और कौन कराने गए थे, लेकिन ये पता है कि पिताजी हमारे गए थे, क्योंकि हमारे पिताजी को पता था स्कूल में जाकर एडमिशन कैसे होता है। तो हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने 9th क्लास तक पढ़ाई की यहाँ पर, 5वीं से 9वीं तक, यानी कि 4 या 5 साल उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने ट्रक ड्राइवर की, मतलब ट्रक वाले के साथ रह के और कंडक्टर स्टार्ट किया और ट्रक ड्राइवर बन गए 1996 में। उस समय तक हम 2 भाई पढ़ रहे थे। एक भाई आज की डेट में रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने अमर उजाला में भी काम किया, दैनिक भास्कर में भी काम किया, और आजकल सरकार की एक न्यू इंडिया समाचार के नाम से एक मैगजीन आती है, उसमें सब एडिटर हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। और क्योंकि बड़े भाई भी कुछ ना कुछ काम करने लगे थे, हमारे माताजी भी कुछ ना कुछ काम करते थे, जो मैंने बताया कि लिफाफे का काम करते थे और हम लोग उससे भेजते थे। तो घर में फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि स्टेबल हो गई थी हमारी, कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और कभी भी हमारे पिताजी ने, खास करके मुझे, ना बड़े भाई ने, ना पिताजी ने, ना माताजी ने, कभी मुझे ना पैसे कमाने के लिए, मतलब काम में करता था लेकिन कभी कमाने के लिए जोर नहीं दिया। तो आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो आज भी बड़े भाई ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं, बीच वाले भैया रिपोर्टर हैं, उनके बच्चे भी एक ही लड़का है उनका, एक लड़की है छोटी, वो तो बहुत छोटी है, और लड़का जो है मतलब पढ़ लिख के अच्छी लाइन में चला गया और साइंटिस्ट का कोई कोर्स है रिसर्च का, उसमें फेलोशिप मिली है शायद, तो वो बेंगलोर में है अभी। बड़े वाले भाई साहब के, क्योंकि मेरी इच्छा, मतलब कि मेरे को इतना ज्ञान हो गया था पढ़ लिख करके, और बड़े बीच वाले भाई साहब को, कि हमने जो बड़े भैया के 2 बच्चे हैं, एक वो बीटेक कर रहा है NSTU करके, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही, और अच्छी रैंक होल्डर है प्रतिभा विकास विद्यालय में, सारी उसने जितनी भी स्कॉलरशिप होती है सारी जीती हुई है। और एक जो उसका छोटा भाई है, जो मेरा भतीजा, दूसरा भतीजा बड़े वाले भाई साहब का, वो भी CA में उसने मुझे देखते हुए एडमिशन लिया है। मेरी वाइफ का नाम प्रियंका कुमारी है और वो बिहार से ही ग्रेजुएट है, लेकिन हालांकि वो भी लोग दिल्ली में रहते थे, तो शादी मेरी दिल्ली में ही हुई है। मैंने 2016 में शादी की, और 2014 में जब शादी हुई तो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे पिताजी को, क्योंकि 2013 में ब्रेन हेमरेज हो गया तो वो नहीं थे, तो शादी का सारा जिम्मेवारी मैंने बड़े भाई साहब को ही सौंप दिया। और मैंने भैया को कि आप लोग ही पसंद करो, तो अरेंज मैरिज मेरी हुई है, उन्हीं लोगों ने तय किया। और आज के ज़माने में, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए शादी से पहले मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा, ये मानते हुए कि हमने यही सोचा कि अगर जो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। शादी होने के बाद भाग्य कह लीजिए अच्छी है, मतलब मेरा, या विश्वास मेरा अच्छा था, मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी मिली है, और उनका कंट्रीब्यूशन यही है कि अगर जो मैं अपने भाई बहन या किसी भी परिवार के लोगों के लिए कुछ भी काम करूं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टाइम देने वाली बात हो, चाहे किसी भी फंक्शन में कहीं जाने आने की कोई किसी तरह से रिलेटेड बात हो, तो कभी भी वो मुझे पीछे नहीं करती, बल्कि मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है कि अगर जो आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए भी करो। तो मैं तो अपनी पत्नी को बहुत क्रेडिट देता हूँ इस बात का, और मैं उनको हमेशा ये कहता भी हूँ कि शायद तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं,
और दोनों का नाम हमने सोच विचार के ही रखा है। तो दोनों का नाम मेरी वाइफ से ही स्टार्ट होता है। मेरी वाइफ का नाम प्रियंका है, एक का नाम मैंने प्रतीक रखा है और दूसरे का नाम प्रियेश कुमार है। अभी तो दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, एक 3rd क्लास में पढ़ता है और एक 2nd क्लास में पढ़ता है। जीवन में तो इंस्पिरेशन देखिए मैम, एक्चुअली ना जैसे आप डेस्टिनी कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, क्योंकि हम गांव से जब आए थे ना तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं। मेरे को ना लोग वो कहते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। ऑफिस में जितने लोग हैं परिवार के सदस्य हैं, इनसे तो बिल्कुल घर जैसा बातचीत है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ, लेकिन जितने लोगों से मैं बातचीत करता हूँ वो सारे लोग मेरे बड़े अच्छे हैं। और उसमें से मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ ना तो हम लोग 7 दोस्त थे जो कॉलेज में मिले थे। स्कूल टाइम में तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे बहुत कम कॉलेज जा पाते हैं, सरकारी स्कूल भी व्यवस्था तो अब पिछले 10 साल में सही हुई, लेकिन 2000 की बात जब आप करोगे तो व्यवस्था बहुत ख़राब थी। ये सोचिए कि जब 9, 10, 11 3 क्लास जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा स्कूल बन रहा था और हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी यहाँ पर। तो कॉलेज टाइम में ना हमें मित्र मिले जिनका एक का नाम अनूप, एक का अचिंत और एक का रिंकिश, 3 लोग थे। हालांकि हमारे ग्रुप में 7 लड़के थे और 6 आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कॉलेज में। तो इंस्पिरेशन की बात करूँ तो कभी ऐसा हमने सोचा नहीं था, मैंने खास करके, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या होता, तो मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे जब दोस्त बनने लग गए साथ वाले, तो सबसे पहले रिंकिश कपूर बने। तब मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि ये जब बन सकता तो हम भी कर लेंगे। हालांकि ये नहीं पता था उसके बाद क्या होगा। तो इंस्पिरेशन के नाम पे मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाले में से थे तो रिंकिश कपूर और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। बहुत ही मुझे बहुत का मतलब मैं ये नहीं चाहता कि IAS और IPS इस तरह के कोई उनके पास पद थे, लेकिन उनके माताजी और पिताजी उस समय के इंग्लिश ग्रेजुएट हैं, तो 1970 के। तो आप सोच सकते हैं कि वो पढ़े लिखे थे और हम लोग कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। जब कभी भी अंकल और आंटी मिलते थे, विनोद कपूर और सीमा कपूर जी, रिंकिश कपूर माता पिताजी, तो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अगर तो तुम्हें लगता है कि पढ़ के कुछ करना है तो तुम्हें CA ही करनी चाहिए। कि शायद उनको मुझे दिख गया होगा, उनको दिखने में लगता होगा कि ये कर सकता है। हालांकि मैंने जब मेरा वो फ्रेंड रिंकिश कपूर 2005 में CA बन गया तो 2006 में मैंने एडमिशन लिया है। लेकिन हमारी दोस्ती देखिए कि किस तरह की थी कि मैं उनके पास पहले और बाद में हमेशा उनके पास आता जाता था। तो वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे। इंस्पिरेशन तो मुझे वो कहीं ना कहीं उनसे मिली है। और बीच वाले भाई साहब से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि कभी भी घूसखोरी वाला काम कहीं ना करने दो, ना करवाओ। दो 2011 में मैंने जब फाइनल का एग्ज़ाम दिया तो इस मैंने बताया ना, अनूप, अचिंत और रिंकिश कपूर, ये तीनों हमारे फ्रेंड थे और तीनों ये CA बन चुके थे मुझसे पहले ही। उसके बाद ही मैंने एडमिशन लिया था। उसमें से रिंकिश कपूर बन चुके थे, अचिंत और अनूप दोनों फाइनल की तैयारी कर रहे थे, तब मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मैंने फाइनल का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास कॉल आया अचिंत का कि एग्ज़ाम हो गए तो उसके बाद क्या करोगे। तो मैंने उनको पहले भी बताया था उन लोगों को, मैं कोचिंग से जब 10वीं पास हुआ था उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 11वीं पास हुआ तो 11वीं वाले को पढ़ाने लगा। मतलब जिस क्लास को मैं पास कर लेता था उसी क्लास को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उससे पहले वाली क्लास को नहीं पढ़ाता था। तो मैंने कहा मैं तो कोचिंग ही पढ़ाऊंगा और इसीलिए मैंने CA भी की थी, क्योंकि उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था और CA करने के बाद में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। अगर जो और सब उन्होंने पूछा कि साथ में क्या करूँगा, मैंने कहा उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे यार, जॉब मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जॉब करूँगा तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो अलग से क्यों करोगे, हमने नया नया ही अभी स्टार्ट किया, 1 साल ही हुआ है मैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो 2011 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। 17 मई को मेरा एग्ज़ाम, 15 मई को एग्ज़ाम खत्म हुआ था 2011 को, 17 मई को मैंने ये फर्म ज्वाइन किए। उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी तो मैं वैसे ही मैंने ज्वाइन किया वॉलंटरी बेसिस पे। और जब मेरे पास डिग्री जुलाई में मेरा रिजल्ट आया तो 29 सितंबर 2011 को मेरी मेंबरशिप मिली है, ये वाली आप देख रहे होंगे डिग्री में। तब से मैं यहीं पर हूँ। हम कोशिश करते हैं 101% केसेस में कि हमारे प्रोफेशनल वर्क की वजह से किसी को किसी तरह की पेनल्टी ना लगे। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारी जो है ना, क्लाइंट सर्विसिंग, वो हमारा मोटो कह लीजिए या USP कह लीजिए। जीवन में चैलेंजेस तो देखिए सबके पास ही होते हैं, हर व्यक्ति के ना अलग अलग चैलेंजेस होते हैं उसके हिसाब से, कि वो उसकी सोचने की का तरीका क्या है और उसके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंजेस अगर जो नहीं हो ना तो बड़ा ही अनकलरफुल हो जाएगा लाइफ और आप कुछ करोगे नहीं। मतलब कि अगर जो कोई चैलेंज ना हो किसी के पास में, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है ऐसा जिसको लगता है कि उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कुछ काम भी नहीं करना चाहेगा, दिन भर कुछ ना कुछ घर में सोता रहेगा, TV देखता रहेगा। तो चैलेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है और चैलेंजेस को हमें फेस भी करना चाहिए। भगवान में तो मेरी आस्था है, क्योंकि जब हम गांव से निकले थे तो सोचिए
हमारी माताजी पढ़ी लिखी नहीं, मेरी बड़ी दीदी जो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, यानी 13 साल की लड़की, 14 साल की, जो गांव से बाहर कभी नहीं निकली। और हम 3 भाई, जो बड़े भाई साहब थे वो 5वीं में पढ़ते थे, यानी कि 10-11 साल के, और मैं 6 साल का। इस तरह के थे। हमें ये तक नहीं पता था कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाती है। जब हम घर से निकले तो पैदल ही निकल गए घर से, क्योंकि गाँव से और स्टेशन जाने के लिए जो गाड़ी लेनी पड़ती थी वो 1.5 किलोमीटर के बाद मिलती थी। जैसे हम घर से निकले और अब 500 मीटर ही चले होंगे गांव से, जैसे गांव की परिधि से बाहर निकले तो एक बैलगाड़ी वाला मिल गया हमें। उन्होंने कहा कि इतने सारे बच्चे लेकर के सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो हमने बताया कि स्टेशन जा रहे हैं। तो बोला स्टेशन तो बहुत दूर है, बैठा लो। उस गाड़ी वाले ने बिना पैसे के बैठा लिया हमें, बैलगाड़ी वाले ने। उससे जब हम स्टेशन पे आए, छोटे स्टेशन में, हरनौत उस जगह का नाम है, तो हरनौत में एक हमारे गाँव के ही पर्सन मिल गए, संजय नाम था उनका, है भी, मतलब कि वो अभी जीवित ही हैं। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? जब उनको पता चला दिल्ली जा रहे हो तो बोले ट्रेन तो यहाँ से मिलती नहीं है, ट्रेन तो आपको बख्तियारपुर जंक्शन से मिलेगी या पटना जंक्शन से। तो हमारी माताजी ने कहा तो फिर हम या तो हमें पहुँचा दो कि कहाँ जाती है, बता दो कैसे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बताऊँगा तभी भी आप जा नहीं पाओगे, तो मैं पहुँचा के आता हूँ। उन्होंने हमें बख्तियारपुर जंक्शन तक ट्रेन बैठा दी, मगध एक्सप्रेस आज भी चलती है उस समय। तो टिकट जब हम उन्होंने कटवा के दे दिया और बिठा दिया, उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये ट्रेन ख़त्म हो जाएगी वहीं उतरना है, बीच में कहीं नहीं उतरना। जब हम दिल्ली में उतरे, दिल्ली में फिर हमारे पास कुछ पता नहीं कि दिल्ली में पिताजी कहाँ रहते हैं। तो हमारे पास एक चिट्ठी थी, अंतर्देशीय पत्र, जो ब्लू कलर का हुआ करता था। उसमें एड्रेस लिखा था। पापा चिट्ठी लिखा करते थे अक्सर हमारी दीदी को या माताजी को। हम वो चिट्ठी लेकर गए थे कि उसमें एड्रेस लिखा है। एक रिक्शे वाला मिला, पैंडल रिक्शे वाला, उसने उस चिट्ठी को देख करके हमें घर तक पहुँचा दिया। तो ये डेस्टिनी है। तो मुझे शुरू से ही लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान तो हैं। ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बच्चों के साथ ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। तो मेरे जो भतीजे हो गए उन लोगों के साथ, अब पत्नी और बच्चे हैं, तो जनरली मैं कहीं मॉल, बहुत नज़दीक बहुत दूर दूर की जगह में मैं जनरली नहीं जाता। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो गए तो माता वैष्णो देवी गए, फिर वहाँ से पटनी टॉप चले गए थे 1 साल पहले। उससे पहले कुछ अभी लास्ट ईयर बच्चों के साथ स्कूल, हालांकि मैंने फैमिली के साथ साथ इन बच्चों को भी शामिल कर लिया था, ऑफिस के बच्चों को। तो हम यहाँ चले गए थे, क्या कहते हैं, जहाँ पर ये लक्ष्मण झूला, राम झूला, ये सब, हाँ, ऋषिकेश। यहाँ हालांकि मैं बहुत ही कम घूमता फिरता हूँ, लेकिन जहाँ भी घूमता तो मैं कोशिश करता हूँ अकेला कभी नहीं जाता, कुछ ना किसी को लेकर जाता हूँ मैं। आज की डेट में अगर जो हॉबीज़ की बात करें तो देखिए, मैंने ना बहुत 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो पढ़ना मेरा शौक़ नहीं है, पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी हॉबी की तरह नहीं पढ़ा कि बुक पढ़ लेते हैं, नॉवल पढ़ लेते हैं। तो हॉबी की अगर जो कहा जाए तो खाना बनाना मेरी हॉबी है। आज भी शादी होने के बाद भी घर में कोई रिलेटिव भी होते हैं तो मुझे लगता है 7 दिन में, अगर हम सप्ताह की बात करेंगे, 7 दिन में से 1-2 दिन तो मैं खाना बनाता हूँ। म्यूज़िक का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ना मुझे गाना आता है, ना गाना सुनने में कोई शौक़ है। तो फिल्मों का शौक़ है। तो जब कभी भी बच्चों के साथ बाहर जाते हैं किसी के साथ, तो कोशिश में यही करता हूँ कि मॉल वॉल में जा रहे हैं तो एक आध फिल्म देख लेते हैं। पारिवारिक फिल्में ही देखते हैं, वैसे कोई मुझे डरावनी फिल्में या भूत वाली फिल्म, इस टाइप की जो होती है, हॉरर फिल्में पसंद नहीं है। तो मैं उसी तरह से पारिवारिक फिल्में देखता हूँ। सोशली तो अगर जो देखा जाए तो इस समय एज सच किसी सोसाइटी के लिए मैं काम नहीं करता, लेकिन हाँ, जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर उस सोसाइटी के लोगों के लिए कोई भी जागरूकता प्रोग्राम है, पार्क की साफ़ सफाई है, या मंदिर अभी जैसे हमारा बन रहा था उसमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कुछ काम करना है, तो इस तरह की चीज़ें करता हूँ। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से आज की डेट में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन तो एज सच कोई भी नहीं है। पहले तो जैसे अभी दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जब उस समय अनाज का जब दौर आया था तो उस समय केजरीवाल बहुत चले। तो जब फर्स्ट टाइम वो चुनाव लड़े थे तो सोचिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और तो हमने डोनेशन भी दी अपने फर्म से। लेकिन ऐसे एज सच कोई फेवरेट मेरे वो नहीं है पॉलिटिशियन। तो हम तो इन जनरल जो भी अच्छा काम करता है तो उसे हमें लगता है कि उसे सपोर्ट करना चाहिए, और उस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं। किसी के लिए मैं नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चीज़ सोचता नहीं, ना मैं किसी को कुछ खराबी कहता। सक्सेस मंत्र एक ही है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है हर किसी के लिए होना चाहिए, कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है ना, एक बार में आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना क्लियर होना चाहिए और एक होना चाहिए। एक बार में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए आपको हर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो आप ये कह लो कि मेहनत कह लो, लगन कह लो, या उसके लिए जो भी करना हो
को करना चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है मेहनत करने से भाग्य भी साथ आता है। सिर्फ भाग्य अकेला काम नहीं करता डेस्टिनी, उसके साथ आपको मेहनत करनी जरूरी है। तो मेहनत जो है वो सक्सेस मंत्र है किसी भी काम के लिए। यूथ के लिए संदेश तो मैं एक ही देता हूँ, और आज से नहीं, जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने और माताजी ने या भाई साहब जो हैं उन लोग कहा कि पढ़ना जरूरी है। चाहे बड़े भाई साहब भी नहीं पढ़े, दीदी नहीं पढ़ी, लेकिन उन लोगों को भी पता था शिक्षा जरूरी है, तभी तो उन लोगों ने बलिदान दिया। तो मुझे लगता है शिक्षा जो है ना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा कौन सी होनी चाहिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मापदंड नहीं है कि आपको साइंस पढ़ना है, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, IAS बनना है, IPS। शिक्षा आप किसी भी लेवल की करो, लेकिन उसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करनी। किताबों में कुछ भी लिखा है, चाहे वो श्रद्धा से रिलेटेड यानी कि रिलीजियस बुक हो, चाहे वो किसी टेक्स्ट बुक्स या किसी कोर्स से रिलेटेड बुक हो, अगर जो किसी बुक में कुछ लिखा है तो आप उसको आंख बंद करके सही मानेंगे कि वो सही ही लिखा होगा। तो आप अपने आप ही, मुझे लगता है कि हर आज के यूथ को ये चीज़ सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बुक में कभी गलत नहीं होता। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel